हेलो बच्चों, उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई को ज़बरदस्त आगे बढ़ा रहे होंगे। ये वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज हम लोग करने वाले हैं। पिछले लास्ट 10 ईयर्स में 10 सालों में जितने तरह के पीवाईक्यूज बने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, वो मैं यहाँ कंप्लीट करा दूंगा। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए और कोई भी पॉइंट या कॉन्सेप्ट मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो लास्ट 10 ईयर्स जैसा आप देख रहे हैं वो पीवाईक्यूज हैं। इसमें 2024 के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है जिससे 2025 में शानदार परफॉर्मेंस कर सके। कई बच्चों का ये कहना रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका उनको पीडीएफ मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। तो फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। आपको करना इतना है कि डाउनलोड कर लेना है अरविंद एकेडमी ऐप बेटा। करने के बाद ये स्टोर सेक्शन में जाइए और यहां पर आपको जो क्लास 12 फिजिक्स फ्री पीडीएफ दिख रहा है उस कोर्स को, जिसका मैंने प्राइस लाखों में कर दिया है जिससे कोई बच्चा गलती से इसको ले ना ले। इसमें जो पीडीएफ्स हैं वो ओपन है, आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी और करके अपना पढ़ाई के लिए आगे बढ़ा लीजिए। तो बड़ी सिंपल तरीका, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन में जाकर फ्री पीडीएफ से सारी चीजें ले लो और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ जाओ। आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपडेट्स के लिए इसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैं आपको राइट गाइडेंस दे सकूं, आप अपडेटेड रहें और आपको तरह तरह की चीजें आसानी से प्रोवाइड की जा सके और आप पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। कुछ बच्चों के साथ दिक्कत क्या रहती है कि स्कूल में जो टीचर मिले होते हैं उनसे ज्यादा बात नहीं बन पाती ड्यू टू मैनी रीजंस। वो पढ़ाने का तरीका उनका कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लैंग्वेज टफ हो सकती है जिससे आप फिजिक्स को लेकर डर सकते हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं और ना न्यूमेरिकल निकलते बनेंगे ना आपके डेरिवेशन आपको पल्ले पड़ेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट ही नहीं पकड़ पाएंगे और अब तो पेपर कॉन्सेप्चुअली आ रहा है, आपको समझ में आना जरूरी है। उस दशा में आप मेरे साथ अरविंद एकेडमी के साथ, मेरे साथ अरविंद सर के साथ जुड़ जाइए। मेरी शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, आप उसमें मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगा, न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे, डेरिवेशन समझ में आ जाएंगे। यही नहीं, इसके अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, यानी आसान भाषा में है, जीरो टू हीरो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जांपल्स के भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे सारे। और अब तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पीवाईक्यूज के भी वीडियो सॉल्यूशन डाल रहे हैं और आपको चैप्टर वाइज असाइनमेंट या वर्कशीट भी मिलेगी फुली शॉर्ट जिससे आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। कुल मिला के सब कुछ यहां पर उपलब्ध है जो आपको टॉपर स्टूडेंट बनने के लिए चाहिए। तो आप अरविंद एकेडमी में द्रोणा 2.0 ज्वाइन कर लीजिए फिजिक्स के लिए। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें और इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां पर द्रोणा बैच में इनरोल होकर मेरे साथ फिजिक्स की पढ़ाई तुरंत शुरू कर दीजिए। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, करते हैं वीडियो को। तो बच्चों करते हैं 2024 का 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर का सवाल ये रहा और यहां पे क्या बोल रहा है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम डिपेंड। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो वैक्यूम में उसकी स्पीड तो सभी की सेम होती है, एक्सरे हो, लाइट हो, गामा रेज हो, सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन मीडियम के अंदर उनकी स्पीड अलग अलग हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो हम बी वाले ये ए तो लिखा है किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, अच्छा इसी को बताना है। तो ए का देखिए वेलोसिटी डिपेंड करती है 1 अपॉन एप्सिलॉन इनटू म्यू। इस पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगी और इसी को थोड़ा सा और खोल देते हैं क्योंकि एप्सिलॉन को आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू को लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट। आप जानते हैं ये वैल्यू कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, em अपॉन ई नॉट। उसी से हमने ये वैल्यू लिख दी है। उम्मीद है आपको ये अच्छा तरह पता होगा। ये रहता है ई मीडियम या ई अपॉन ई नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। इसी तरह से म्यू आर की वैल्यू जो हो गई वो आपकी उसी तरीके से पुट कर दी गई है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ये वैल्यू पुट कर दी है। अब यहां पर देखिए इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट और ई नॉट को एक साथ ले लीजिए और इसको अलग से लिख दीजिए म्यू आर, ई आर एंड म्यू आर। ये जो वैल्यू होती है ये बराबर होती है सी के।
मैं इधर लिख देता हूं, काफी मैंने जगह घेरी ली है। तो यहां पर अगर लिखो तो v बराबर ये जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू ये c के बराबर हो जाती है। तो c इज अपॉन ई आर इंटू म्यू आर। इस फॉर्मूले के तहत आप देख रहे हैं कि मीडियम की जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं वो उस पर डिपेंड कर रही। तो आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ electromagnetic wave depends on electric and magnetic properties of the material, of the medium material, जिस मीडियम में ये जाएगी, मीडियम मटेरियल। तो ये बात यहां पर आप कनेक्ट कर पाए। नंबर ए, हाउ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड, उसको मैं यहां बना, अच्छा कैसे, चलिए यही बता देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, तो ये देखिए सोर्स ऑफ ईएम, याद रखिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज। इसको ये लिखने के लिए कैसे प्रोड्यूस होती है, हम एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज लेते हैं, ऐसे मान लीजिए ऑक्सीलेट कर रहा है, यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां आ रहा है, ठीक। तो ये क्या है, ऑक्सीलेटिंग चार्ज। ऑक्सीलेटिंग चार्ज क्या होता है, एक्सेलेटेड मोशन में होता है, एक्सेलेटेड मोशन में है ये चार्ज। ये जो चार्ज है जो एक्सेलेटेड मोशन में ऑक्सीलेटिंग है, ये प्रोड्यूस करता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रोड्यूस करेगा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टाइम, ये चेंजिंग का मतलब टाइम के साथ बदल रहा है। अब ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग बी, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे सेल्फ कपल्ड हो जाएंगे और इससे ही हमारी निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये प्रोडक्शन का तरीका है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, ऐसे ही लिख दीजिएगा, पूरे मार्क्स और पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तीसरी बात क्या है, sketch is schematic diagram depicting the electric and magnetic fields for an electromagnetic wave propagating along z axis, positive axis। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, डायग्राम बनवा लेते हैं आपसे, तो मैं यहां बनाता हूं आपके लिए डायग्राम। तो यहां x, आप ऐसा, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बेसिकली। देखिए जब भी आप एक्सेस बनाया करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि x क्रॉस y, ये जो वेक्टर रूल होता था, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का, x क्रॉस y करें तो अंगूठा z में जाना चाहिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम का ये एक रूल होता है। तो यहां पर उस, अगर हमने z बनाया है तो x और y इधर होने चाहिए, जिससे कि हम x क्रॉस y करें तो z की डायरेक्शन में अंगूठा चला जाए। अब इस डायरेक्शन में तो क्या है बेटा, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, सवाल बोला था प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब इस डायरेक्शन में वेव चल रही है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा वो क्या होगा, ई, भाई जो डायरेक्शन होता है ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन मिलती है। उसको देखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना होना चाहिए, एक्स एक्सेस की तरफ, एक्स वाई वाई करोगे तभी आएगा। तो ये हमने ऐसे बना दिया। अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा, आप इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे बदलता रहता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बेहतर आप बना पाएंगे। ये इस डायरेक्शन में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये टॉप वाली वैल्यू ई नॉट होती है, ऐसे ये बदल रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में उसको थोड़ा सा तिरछा बना लिया जाता है, जैसे वो फीलिंग दे दे कि वाई एक्सेस में है इस समय। तो मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे करके, ऐसे। तो ये आपका, ये सेम फेज में होते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर और वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एक साथ बढ़ते हैं एक साथ घटते हैं।
ये आप इस डायरेक्शन में बना गए मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया B0। ये आपका बन गया, एक रफ स्केच मैंने बना दिया है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आप डायग्राम बड़ा अच्छा बनाते हो। हो गया कंप्लीट मामला। तो ये आपका सवाल को नोट कर लीजिए आप। तो ये आप नोट किए होंगे बेटा। अब मैं आगे दिखाता हूं, इसका जो स्लाइड थी इसको भी नोट कर लीजिए पॉज करके कि कैसे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो रही है, इसको भी नोट कर पाए होगे। आगे देखिए, तो यहाँ पर आप ये तीसरा इसका लास्ट पार्ट था, इसको भी अच्छे तरह से नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल। 1 नंबर का सवाल आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी दिस वन आर नोन एज। अब ये याद करने वाला सवाल है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आपको ये एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है तो आपको याद होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी 1 into 10 की पावर 18 हर्ट्ज correspond to एक्स-रेज। ये टोटल आप याद करेंगे तो काम बनेगा। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, याद है तो काम बनेगा, भूल गए यहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको याद करके रखिएगा। फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ याद कर लीजिए, आजकल उस पर सवाल आने लगे हैं तो बढ़िया रहेगा। इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चों करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल। ये रहा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर। ये तो मेरे ख्याल से 100% आप सही कर लेंगे। प्योरिफिकेशन ये वाटर के लिए यूज किया जाता है यूवी रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज। तो यूवी रेज आप यूज करते हैं। और देखिए जो कई घरों में, बहुत घरों में आरओ लगा होता है वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, आरओ। तो आरओ में भी एक बल्ब लगा होता है जिसको बोलते हैं यूवी बल्ब। वो पानी निकलता है तो यूवी रेज निकालता है जिससे कि बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। सूरज की रोशनी में भी यूवी होती है अच्छी खासी। अगर बहते हुए मान लो नदी है, उसमें पानी बह रहा है, बहता हुआ पानी साफ होता जाता है, उसमें भी यूवी रेज पड़ती हैं तो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो एक नेचुरल नेचर के पास भी यूवी रेज है। लेकिन यूवी रेज ह्यूमंस की स्किन के लिए, हमारे लिए खतरनाक होती हैं। ज्यादा यूवी रेज जाएंगी तो कैंसर होने का खतरा रहता है। तो ये भी ध्यान रखिए। लेकिन यहां पर जो सवाल का मामला था कि भाई प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए कौन सी रे हमारे काम आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम आएगी, वो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। नोट कर लीजिए इसे बढ़िया तरीके से। 2003 का what is displacement current, how is it different from a conduction current। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है उसकी वैल्यू आपको पता ही है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी होती है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है ये फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब चेंज होता है, या बोल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चेंज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होता है, तब ये डिस्प्लेसमेंट करंट बनती है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपको नहीं मिलेगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाती है। ये कैसे डिफरेंट है कंडक्शन करंट से? तो देखिए जो कंडक्शन करंट होती है, आईसी जिसे आप लिखते हैं, ये अगर चार्जेस का या इलेक्ट्रॉन्स का अगर स्टडी फ्लो भी हो जाए किसी भी वायर में, तो भी आप कहते हैं कि कंडक्शन करंट एग्जिस्ट कर रही है। भाई करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कंडक्शन करंट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन आईडी की मैं बात करूं, यहां पर अगर कोई स्टडी स्टेट में, इन स्टडी स्टेट नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, hence ID इज इक्वल टू 0। आप देख पाए होंगे कि स्टडी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर में तो कंडक्शन करंट तो पाई जाती है। लेकिन अगर स्टडी स्टेट में इफ देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपको ID की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो आप इस सवाल को नोट कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं, अगला सवाल पिकअप करूंगा। तो ये आपके सामने रहा सेकंड क्वेश्चन की, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो नोन एज हीट वेव्स। हीट वेव्स किसे कहते हैं ये तो आपने पढ़ ही रखा है। और हीट वेव्स, ये तार फंस गया, 1 मिनट। हीट वेव्स किसे कहते हैं? तो हीट वेव्स हम कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स को। डी,
क्योंकि ये क्या इंफ्रारेड वेव्स क्या करती हैं, चीजों को गर्म कर देती हैं, हीट अप कर देती हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तीसरा, तब तक आप नोट कर लीजिए। क्या है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द लीस्ट वेवलेंथ। तो लीस्ट वेवलेंथ इन चारों में किसकी होती है, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की है? साफ साफ दिख रहा है गामा रेज, क्योंकि जो गामा रेज होती हैं इनका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है और लैम्डा वेवलेंथ सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर इनके पास होती है। तो ये आप इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाई आर माइक्रोवेव यूज्ड इन रडार सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज लिखने की बात है, तो कोई भी दो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो लिख सकते हैं ऑल EM वेव्स स्पीड इन वैक्यूम इज सेम, विच इज C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। दूसरी की बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो इन EM वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर perpendicular to each other and also perpendicular to the propagation का मतलब जिस डायरेक्शन में चलती है वेव, propagation of वेव हो गई। और भी कई प्रॉपर्टीज होती हैं, किन्हीं दो को आप मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी थोड़ी है। और नेक्स्ट बात पूछी थी, व्हाई आर माइक्रोवेव यूज्ड इन रडार सिस्टम। तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, माइक्रोवेव हैव शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट लैम्डा। इससे ये क्लाउड्स को दे कैन इजिली पेनिट्रेट क्लाउड्स। तो ये बादलों को आराम से पेनिट्रेट कर सकती हैं, इसलिए ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। और माइक्रोवेव इसीलिए ये रडार सिस्टम में इस्तेमाल की जाती हैं। ये इसका ऑप्शन बी या जो भी बोलें, इस तरह से बातचीत कर सकते हैं। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये आप नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। MCQ है 2023 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान रखिएगा, पूछा है नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स कौन सा है। ये अक्सर बच्चे नॉट ट्रू में दिमाग में प्री कंसीव्ड रहता है कि ट्रू ही है और उस तरह से गलती कर देते हैं। These waves do not require any material medium for their propagation। ये तो सही बात है, गलत थोड़ी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मूव करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। Both electric and magnetic field vectors attain the maximum and minimum at the same time। ये भी ट्रू है। They are in same phase। Electric vectors and magnetic vectors जो EM वेव्स में होते हैं वो हार्मोनी में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, यानी मैक्सिमम एक समय पे पहुंचते हैं और मिनिमम एक समय पहुंचते हैं। The energy in electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic field। ये भी सही है कि टोटल एनर्जी जो कैरी करती है EM वेव, उसका आधा पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होता है और आधा पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के पास होता है, इक्वली डिवाइडेड रहता है। अब यही बचा जो गलत हो सकता है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं। तो ये जो उन्होंने पूछा था कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत साबित हुआ। नोट कर लीजिए, अगला सवाल हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ी आसानी से इसको आपने सीख लिया। पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली। हम पहले से ही जानते हैं कि जो ID की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होगा
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज, तभी हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगी। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, पहला वाला ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फ्लक्स होता है E इंटू ए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है इसमें भी चेंज होगा। तो इस तरीके से आप बातों को समझ सकते हैं, बहुत आसानी से नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने लेके आता हूं, आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। हाउ इज डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग। तो देखिए ड्यूरिंग चार्जिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर यहां पे चार्जेस बढ़ रहे होते हैं। जब चार्जेस बढ़ते हैं तो देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दिस इज चेंजिंग, ई इज चेंजिंग। इसका क्या असर पड़ता है, फ्लक्स इज फाई, ई इज चेंजिंग। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि फ्लक्स में चेंज हो। और फ्लक्स में चेंज कैसे हो रहा है, जैसे जैसे आप चार्ज कर रहे हैं इस पॉजिटिव प्लेट पे ज्यादा चार्ज आता जा रहा है जब तक वो फुली चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब है फ्लक्स बढ़ता जाएगा, चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा हो रही है। बहुत आसान सी बात है, आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए साहब। अगली बात कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से के क्वेश्चंस। द चार्जिंग करंट फॉर ए कैपेसिटर इज 0.25 एम्पियर। ये कैपेसिटर का जो चार्जिंग करंट है इन्होंने बोला है 0.25 एम्पियर है। What is the displacement current across इस प्लेट्स। यहां पर ID की वैल्यू कितनी है, आप जानते हैं इसके अंदर ID की वैल्यू IC के बराबर होती है विच इज 0.25 एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा। यहां पर IC होती है 0, यहां पर इस केस में ID होती है 0 और टोटल करंट हम कहते हैं IC प्लस ID। आप ये सब बातें पढ़े हुए होंगे। तो यहां पर IC ID बराबर हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू 0.25 एम्पियर ही होने वाली है। नोट करें। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, तो ये आप मेरे ख्याल से नोट कर पाए। यहां पर लिखा है कैपेसिटर हैज बीन चार्ज बाय ए DC सोर्स। What are the magnitude of conduction and displacement current when it is fully charged। देखिए जब ये फुली चार्ज हो जाएगा ना, जब फुली चार्ज यहां पर हो गया तो यहां से कोई करंट पास नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं डीसी सोर्स को कैपेसिटर अपने से अलाउ नहीं करता कि वो जाए। शुरुआती दौर में चार्जिंग होने तक या फुली चार्ज होने तक इसमें से करंट पास होती है, वो जो कि बहुत कम समय होता है। और जहां ये फुली चार्ज हो गया ये डीसी को रोक देता है। एसी होगा तो पास होता रहेगा, लेकिन डीसी रुक जाती है। तो इस समय क्या हुआ साहब, आईसी की वैल्यू भी 0 हो गई, और क्योंकि करंट में कुछ चेंज ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो आईडी भी 0 हो गई। तो इस केस में ये जो आईसी और आईडी की वैल्यू शून्य आ जाएगी, जो आप समझ गए होंगे, जो मैंने आपको प्यारा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए ईच एंड सेपरेशन डी बना लें तो हमें और आपको समझने समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। इज बीइंग चार्ज बाई एसी सोर्स। देखिए यहां पर इससे हमने ये देखिए एसी सोर्स लगा दिया। एसी सोर्स क्या होता है, कैपेसिटर से पास होता रहता है करंट। शो दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट इनसाइड द कैपेसिटर इज सेम एज द करंट चार्जिंग द कैपेसिटर। अच्छा, ये कह रहे हैं आईसी और यहां जो आईडी बन रही है दोनों की वैल्यू एक है, ये शो करिए। अभी करते हैं। देखिए जो आईसी होती है, मैं कलर को थोड़ा बदलता हूं। आईसी का मतलब होता है डी क्यू अपॉन डी टी, ये कंडक्शन करंट हो गई। आईसी का मतलब कंडक्शन करंट। अब हम आईडी के अंदर चलते हैं। हमारे लिए आईडी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। अब देखने की चेष्टा करते हैं कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, प्लस प्लस लिख रहा हूं किसी क्षण,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी यहां पर? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिख सकते हो Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर अगर मैं बात करूं फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू A, तो Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब हमें ID की वैल्यू निकालनी है, ये ID। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए ये देखिए डिफरेंशिएट कर दिया, इसको इधर डिफरेंशिएट कर दीजिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, तो ये एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया और ये वैल्यू क्या आ गई यहां पर? देखिए dQ अपॉन dt। और यहां से आप देख पाए कि ये क्या होती थी, दिस इज द कंडक्शन करंट IC। तो ये IC की वैल्यू ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो ये हो गई वैल्यू dQ अपॉन dt इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt। और ये क्या थी हमारी? दिस इज कंडक्शन करंट। तो ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt के बराबर आ गई। और ये चीज कितनी थी? यही चीज हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर थी। तो ये कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों इक्वल हो गई। यही शो कर रहे थे ये कि दिखाइए कि IC ID इस केस में बराबर है। इस तरह से शो कर सकते हैं, थोड़ी तिकड़म करते हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पॉज करें और नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो मैं ऊपर से क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, जैसे जो बच्चा नोट कर रहा हो वो अच्छी तरीके से नोट कर पाए। ये क्वेश्चन भी दिख रहा है, जो वर्किंग है वो भी नजर आ रही है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको। अब ये बात पूरी आपके सामने आ गई है, जो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। लिखा है हाउ डज एम्पियर मैक्सवेल लॉ एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कैपेसिटर व्हेन इट इज बीइंग चार्ज बाय ए बैटरी। उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया? आई की वैल्यू इन्होंने लिखा IC प्लस ID, टोटल करंट की बात की, और इधर इसको लिखा IC और ID का मतलब हो गया एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt। इस तरह से इन्होंने बताया। और ये बताया कि जब आप कैपेसिटर के अंदर होते हैं तो यहां पर ID तो मौजूद होती है, लेकिन IC की वैल्यू 0 होती है, जबकि बाहर IC की वैल्यू मौजूद होती है लेकिन ID 0 होती है इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ ने ये चीज बताई, कैपेसिटर के अंदर क्या मामला हो रहा है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज। ये तो मैंने अच्छा ये लिख ही दिया है, फिर से एक बार लिख दीजिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt। ये एक्सप्रेशन के तौर पर ये सेकंड वाला जो पोर्शन था उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। बहुत आसान सी बात है लेकिन पूछी जाती है, और हो जाए बेटा जो पूछे जाते हैं। डिपिक्ट द फील्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाई एक्सिस। इसका एक फोटो बनाना है, डायग्राम बनाना है, और यहां पर इन्होंने कहा है कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है वाई जेड, और प्रोपोगेशन किधर है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो वाई डायरेक्शन में। वैसे भी अगर एक्स डायरेक्शन में चलेगी तो वाई क्रॉस जेड करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यानी चलने का डायरेक्शन ऑफ EM वेव किस डायरेक्शन में होता है साहब? उसी डायरेक्शन में होता है जिसमें E क्रॉस B वेक्टर आता है। E क्रॉस B वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, जो राइट हैंड स्क्रू रूल से लगाते हैं वेक्टर वाला, उसी डायरेक्शन में आपका E और B होगा। तो यहां पर Y में इलेक्ट्रिक वेक्टर है, तो इसको मैं Y को ऐसे बना देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। और इसी तरीके से जब बनाएंगे आप, दूसरा कलर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे टेढ़ा कर देते हैं जिससे कि अंदाज़ा लग सके। और यहाँ पर देखिए ये मैक्सिमम दिखा दो, ये इसका मैक्सिमम दिखा दो। इस तरीके से आप, थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए था, कोई बात नहीं है,
ऐसे बना देते हैं। तो ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आप दिखा दीजिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये डायग्राम बन गया। डायग्राम थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं आप, एक रफ स्केच मैंने किया है। खैर आप इस बात को समझ पाए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई डायरेक्शन में ये ऐसे बना देते, चलो दिखाई पड़े, और जेड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ई क्रॉस बी कर रहे हैं तो एक्स की डायरेक्शन में निकल रहा है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ई क्रॉस बी का मामला है। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपके लिए आते हैं लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बोला इलस्ट्रेट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स हाउ यू कैन शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। इसलिए हम कह पाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करती है, मोमेंटम भी, क्योंकि ये जिस पर फॉल करती है वहां पर उसको गर्म कर देती है। बार बार आज तार फंस रहा है इसमें, तो कुछ करना पड़ेगा मुझे। 1 मिनट रुकिए जरा, तो देखते हैं भी सेट करेंगे इसको। तो बार बार ये गर्म करती है, तो ये चीज़ों को गर्म करती है क्योंकि इसके पास एनर्जी है। तो टू बी एबल टू हीट अप द स्टफ्स मतलब चीज़ें। तो जिन चीज़ों को ये गर्म कर देती है, एंड जनरेट फोटो करंट इन फोटो सेल्स। तो इससे आप बता सकते हैं कि भाई इनके पास एनर्जी भी कैरी करते हैं ये, और मोमेंटम भी होता है। तो इस तरह से नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरह हम लोग चलते हैं। यहां बोला गया है हाउ इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अगर हम ई नॉट अपॉन बी नॉट से लिख दें तो ये सी से रिलेटेड होता है। ई नॉट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड, बी नॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड। ई नॉट अपॉन बी नॉट का रेशियो सी दिखाता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। इस तरह से ये आपस में रिलेटेड होते हैं। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। राइट द रिलेशन फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। वही सेम सवाल है, C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। यही चीज पूछी है, ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम? आंसर है यस। ये मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करती हैं। तो इसको आप नोट करते रहिए पॉज करके, और मैं आगे बढ़ाता रहूंगा आपको। यहां बोला है इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑक्सिलेट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। आपको सिखाया था कि ई क्रॉस बी जब भी आप लोगे क्या मिलेगा? प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव। तो यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं, बनाते हैं किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। एक्स इधर ही बना दो, समझने में आसान रहता है। इस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है, आप समझ गए होंगे। ई क्रॉस बी इस तरह करना है कि आपका अंगूठा एक्स एक्सेस पे आए, ई क्रॉस बी। तो आप समझ गए, ये y है, ये z है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑक्सिलेट करेंगे, इस डायरेक्शन में z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तभी आप E क्रॉस B करेंगे राइट हैंड से, तो अंगूठा x एक्सिस की तरफ जाएगा। इस रूल को तभी फॉलो कर पाएंगे। तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं वेक्टर में, जो हाथ स्क्रू से भी दिखाते हैं और हाथ से भी दिखाते हैं। इसे राइट हैंड स्क्रू रूल ही बोलते हैं। इसको पकड़ के रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। आगे की चर्चा हम आगे चलाते हैं। मेरे ख्याल से आप लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट मोमेंटम। तो ये वही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करता है, एनर्जी एंड मोमेंटम।
तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों ये करता है, जब ये ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की क्षमता ये रखती है। इसी को बोल रहे हैं कैरी मोमेंटम। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। An electromagnetic wave is traveling in a medium with a velocity v is equal to vi cap। अब देखिए, इससे आप समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर चल रही है। आई कैप लिखे होने का मतलब है एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ ए स्केच showing the propagation of electromagnetic wave indicating the direction of oscillating electric and magnetic fields। वही क्वेश्चन है, घुमा घुमा के आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन यहां पर जैसे v वेक्टर लिखा हो v i कैप, तो इससे आपको समझ जाना होगा कि पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी है, यानी EM वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो प्रोपोगेशन किधर हो गया? इस डायरेक्शन में। अगेन ई क्रॉस, ये देखिए y एक्सेस, ये z एक्सेस, तो y क्रॉस z यानी इस डायरेक्शन में आपका EY होगा। स्केच बनाना है, मैं यहां बना देता हूं EY, और इस डायरेक्शन में साहब हो गया BZ। स्केचिंग के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे स्केचिंग कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को थोड़ा टेढ़ा दिखाते हैं, जैसे ये z एक्सेस पे घूमता हुआ नजर आए। ऐसे अच्छा डायग्राम नहीं है, लेकिन आप बना लें इसको। ये इस तरह से देखिए, जब ये मैक्सिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा। और समझ गए होंगे, मैंने लिख ही दिया, इस डायरेक्शन में EY है और इस डायरेक्शन में BZ है। ये स्केच हो गया। और भी बना सकते हैं, एक वेक्टर बनाया है, और भी ऐसे कई सारे वेक्टर आप यहाँ पर ऐसे ऐसे बना सकते हैं, तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। ये स्केच हो जाता है, ये जरूर मेंशन कीजिएगा। हो सकता है डायग्राम से बहुत क्लैरिटी ना मिले टीचर साहब को, एग्जामिनर को, तो इस EY EZ से वो खट से पहचान लेंगे आप कहना क्या चाहते हैं। हाउ आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ द EM वेव। ये C इज इक्वल टू E0 अपॉन B0। ये साहब पूछ रहे थे इसके पार्ट नंबर बी में, और ये पार्ट नंबर ए था। मेरे ख्याल से पूरी बात आप तक पहुंच गई है, बहुत ही आसानी से नोट कर लीजिए। आगे की बातचीत हम लोग करते हैं, नोट कर पाए होंगे। इसमें कह रहे हैं हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस। देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पैदा होने का जो सोर्स होता है वो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है। तो कोई भी चार्ज जो ऑक्सीलेटिंग है, ऑक्सीलेटिंग चार्ज, जो ऑक्सीलेशन होता है उसका मतलब होता है एक्सेलरेटेड चार्ज। ऑक्सीलेटिंग चार्ज मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज। तो ये ध्यान रखिएगा, इधर इधर ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, ये क्या जनरेट कर देता है? ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वापस जनरेट कर देता है ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों आपस में सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ये दोनों सेल्फ सफिशिएंट है और ये दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरीके से आपकी EM वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन प्रोड्यूस होने का मेन कारण क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज। अगर एक्सेलरेटेड चार्ज आपको नहीं मिलेगा तो आपके पास EM वेव्स नहीं प्रोड्यूस होंगी। तो दिस इज द सोर्स, ठीक है। मैं सोर्स ऑफ EM वेव क्या होगा ये आप जानते हैं, फिर भी हाईलाइट कर रहा हूं। एक्सेलरेटेड चार्ज ये होना चाहिए आपके पास। अगर एक्सेलरेटेड चार्ज आपको ना मिला तो EM वेव नहीं बनेगी। बाकी मैंने आपको पूरी बात बहुत ही प्यारे ढंग से समझा दी है। अच्छा, हाउ डू यू कन्विंस योरसेल्फ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी मोमेंटम? इसका जवाब पीछे दे दिया था कि ये चीजों को गर्म कर देती हैं, हीट अप द स्टफ, एंड फोटो करंट प्रोड्यूस करती हैं फोटो सेल्स के अंदर। तो हीट अप द स्टफ, हीट अप स्टफ और फोटो करंट, जो पीछे मैं लिख चुका था आपके लिए, फोटो करंट। तो ये सेकंड हो गया, इसको नोट कर लीजिए। खैर, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर। तो देखिए ये V का इन द वेलोसिटी इन मीडियम,
velocity of EM wave in a medium। तो जब मीडियम में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1/√μ इंटू एप्सिलॉन आर। म्यू क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल, और एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम। अब इसी को हम लोग लिख देते हैं अब V इज इक्वल टू, क्योंकि उन्होंने रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी के फॉर्म में पूछा है, तो इस म्यू को लिख दीजिए म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन को लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। हम ये जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है। इस वैल्यू को देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/√μ आर इंटू एप्सिलॉन आर इंटू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखिए यही चीज को तोड़ के लिख दिया, कोई गलत बात थोड़ी की है। अब यहां पर देखिए ये चीज क्या हो गई, दिस इज C, तो इसको लिख सकते हो C/√μ आर एप्सिलॉन नॉट, और C की चाहो तो वैल्यू रख दो। खैर मैं रख नहीं रहा हूं, आप इसको इस फॉर्म में ही आंसर पूछा था। ये आपका आंसर आ गया कि भाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम, मटेरियल मीडियम कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन आर एंड म्यू आर। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सवाल ठीक है, थोड़ी जानकारी होगी तो ही कर पाएंगे, लेकिन यही सब पूरे एक तरीके से चैप्टर का रिवीजन होता जा रहा है। तो आगे लिखा है ए वेल्डर वियर्स स्पेशल ग्लासेस टू प्रोटेक्ट हिज आईज मोस्टली फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ। बहुत ही सरल सवाल है, ध्यान से पढ़िए और आप इसका आंसर कर पाए होंगे। इसका आंसर है बेटा C, यूवी रेस से प्रोटेक्शन चाहता है वो, इसलिए जो ब्लैक कलर के ग्लासेस लगाता है कि यूवी रेस उस पर उसको कम हार्म करें या ना हार्म करें, सेफ्टी पर्पस से नोट कर पाए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन आर। पक्की तौर पे सवाल सही करने वाले हैं आप, पॉज करके आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। तो इसका आंसर है ए, एक्सरे। डायग्नोस्टिक टूल की तरह आप एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आप नोट कर लें। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, द स्मॉल ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वाई? इसका जवाब है कि जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है यूवी रेस को, वरना यूवी रेज हमारे लिए डायरेक्टली अगर फॉल करने लगी, ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है जैसा कहा जाता है पोल्यूशन के मारे, तो यूवी रेज डायरेक्टली पड़ेंगी। कई तरह की यूवी रेज होती हैं वैसे, लेकिन डायरेक्टली पड़ेंगी तो हमारे लिए हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। हमारा स्किन कैंसर होने के लिए एक प्रमुख कारण हो सकता है, आंखों की रोशनी के लिए प्रमुख कारण है, और फसलों पे भी बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ओजोन लेयर हमारे क्रूशियल ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इसलिए है क्योंकि वो एब्जॉर्ब करती हैं यूवी रेज को, एंड यूवी रेज आर हार्मफुल। यूवी रेज ह्यूमैनिटी के लिए हार्मफुल हैं। ज़्यादा यूवी रेज पड़ेंगी तो आप जैसा बताया स्किन कैंसर और आंखों की रोशनी में काफ़ी दिक्कत होती है, तो मतलब नुकसान हो जाता है। तो इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन में आप यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में कई घरों में आरओ फिल्टर लगा होगा, आरओ होगा या आरओ ही याद आ रहा है मुझे, तो उसमें एक नीले कलर का बल्ब लगा होता है। ध्यान से देखें, कभी देख पाए हो तो, या वो जो फिल्टर चेंज करने आएगा तो जो पानी निकलता है आपके वाटर आरओ से, उसके ऊपर वो ब्लू कलर का जो बल्ब होता है वो यूवी रेज निकालता है, जिससे उसके अंदर बैक्टीरिया हैं, ओडोर हैं, ये काफ़ी चीज़ों को रोक लेता, किल कर देता है जम्स को, और आपको फिल्ट्रेशन में काफ़ी अच्छी मदद करता है। ऐसे ये भी बोला जाता है कि बहती हुई नदी अगर है तो उसके अंदर भी जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि जो सनलाइट पड़ती है वो यूवी रेज पड़ने की वजह से बैक्टीरिया और जो वहाँ पर और इश्यूज हैं उनको वो संभाल लेती है, उनको जम्स को किल कर देती है, बशर्ते पानी बहता हुआ हो। ऐसा ना हो कि
रुका पानी हो, क्योंकि रुके पानी में तो दिक्कतें रहती हैं। और कई बड़ी बड़ी कंपनीज तो ये बोल के कि हिमालय का वाटर लेके आए हैं आपके लिए, 100 रुपए की बोतल या उससे ज़्यादा की 1 लीटर की बोतल पानी की बेचते हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, आपको मालूम होगा बहुत महंगी महंगी बोतलें, 1 लीटर की पानी की बोतल जो नॉर्मली कभी 10 रुपए की मिलती थी, अब 20 रुपए की हो गई। ट्रेन में जाएंगे तो आपको 20 रुपए की देगा, नॉर्मली 15 रुपए लिखा होता है, 20 में देता है। लेकिन और अगर आप पीवीआर में पिक्चर देख रहे हैं और वो बोतल आपने खरीदी तो कहिए वो 200 रुपए की मिल जाए हिमालय के नाम से कि भाई हिमालय पर्वत का पानी है, शुद्ध पानी है। खैर, और कुछ लोगों के बारे में जो अमीर लोग हैं, जिनका नाम फिर नहीं ले रहे हैं, जो अरबपति लोग हैं, ऐसा कई न्यूज़ में निकला था, र्यूमर्स थी कि वो लोग विदेशों से लाया पानी पीते हैं। तो वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मतलब अब उस क्या कहा जाए। लेकिन देखिए पानी की इतनी ज़्यादा महंगाई पानी की भी है। आई सर्जरी की बात करें तो आई सर्जरी में भी आप यूवी रेस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये यूवी रेस की कहानी हो गई, बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको आप नोट कर लेना चाहिए। वाई आर माइक्रोवेव्स waves considered suitable for radar system used in aircraft navigation। आपको मैंने बताया था कि जो माइक्रोवेव्स होती हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर लैम्डा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्लाउड्स को आसानी से पेनिट्रेट कर सकती हैं। माइक्रोवेव कैन इजिली पेनिट्रेट क्लाउड्स, तो वो पेनिट्रेट आसानी से क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर सकती हैं, इसलिए राडार के लिए ये वेव्स काफ़ी सुटेबल होती हैं। तो ये बात आप लिख दीजिएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस वन। अब ये देखिए, अगर आपको याद होगा ना तो इसका आंसर कर पाएंगे कि क्या फ्रीक्वेंसी की रेंज है, क्या वेवलेंथ की रेंज है। आप याद कर लीजिएगा, ये है आपकी एक्सरे की रेंज। तो ये थोड़ा सा याद करने वाला मामला है, और आगे के कई सवाल ऐसे होंगे जो आपको वेवलेंथ की रेंज, फ्रीक्वेंसी की रेंज याद करने पर ही आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे सवाल भी काफी पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। कई बार क्या होता है, जब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा होता है तो ये गलत समझकर आप उल्टा आंसर कर देते हैं। तो भैया उल्टा आंसर कर देंगे तो 0 मिल जाएगा, तो ऐसा ना करिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है लास्ट में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, शुरू में सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, छोटी से बड़ी। तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी किसकी है यहां पर? माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव ये फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी, उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है, किसकी है? इंफ्रारेड की। उससे बड़ी किसकी है? अल्ट्रा वायलेट की। उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है? इससे बड़ी मतलब यहां पे जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख देता हूं, और ये है गामा रेस की। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी गामा रेस की है और सबसे कम आपकी माइक्रोवेव की। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को थोड़ा ध्यानपूर्वक संभालिएगा, जैसे गलती ना हो आपकी। खैर, इसको नोट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी? तो अच्छा, इसमें से तो मिनिमम वेवलेंथ किसकी हो गई? वो हो गई गामा रेस की। और ये पूछ रहे हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये हो गई माइक्रोवेव्स की। तो ये तो पहला जो भी बोले ये हो गया, ए पार्ट है जो भी बोले इसका। राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ दीज टू वेव्स, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, गामा रेज, एक्स रे। तो इसको आप लिख सकते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड वेव्स की बात करें, इंफ्रारेड वेव्स, तो ये मस्कुलर पेन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं काफी, सिकाई के लिए। आपके मोहल्ले में भी या कॉलोनी में भी कोई सेंटर हो सकता है, टू ट्रीट मस्कुलर पेन,
बहुत सारे सेंटर खोल दिए जाते हैं कॉलोनी वगैरह में आजकल, जहाँ पे लोग सिकाई कराना चाहते हैं, घुटना है, कमर है, रीढ़ की हड्डी है, कई लोग को चोट लग जाती है, मान लीजिए खेल रहे हैं गिर पड़े, वो भी सिकाई करा लेते हैं, यंग एज में भी करते हैं, और थोड़ी एज बढ़ती है तो भी। माइक्रोवेव की बात करें, ये सेकंड वाला माइक्रोवेव आपने देखा था कि सुटेबल है राडार सिस्टम के लिए, सुटेबल फॉर राडार सिस्टम। फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। नंबर 3, गामा रेज की बात कर लेते हैं। तो गामा रेज यूज की जाती हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, उसको किल करने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो कैंसरियस सेल होती हैं उनके ऊपर इसको हम डलवाते हैं, जो ये जला देती हैं, इसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। किसी बड़े अस्पताल में जाएंगे तो रेडियोथेरेपी का अलग से एक विभाग होता है, तो वहां पर आपको ये देखने का मौका, जानने का मिल जाएगा। एक्सरे की बात करें तो एक्सरे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन लिख देते हैं, डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। तो ये पूरी बात हो गई। ये सवाल जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल आपके एग्जामिनेशन में आपसे बहुत पूछा जाता है, और काफ़ी कुछ मैंने लिख के आपको दिखा दिया है, आप ज़रूर इसको कर पाएंगे। नोट कर लें, अगला सवाल आपके सामने लाता हूँ। ये क्वेश्चन है, वाई आर इंफ्रारेड वेव्स ऑफन कॉल्ड हीट वेव्स। तो इंफ्रारेड को हम हीट वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इंफ्रारेड जब किसी पर पड़ती हैं तो दे इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। दैट इज वाई they are called हमारी हीट वेव्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप इसको हीट वेव्स कह पाएंगे। नोट कर लें, अगला सवाल देखते, क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स whose wavelengths vary। अब ये थोड़ा सा याद करने के भरोसे, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है लैम्डा किसके किसके बीच है तो गलत लिख देंगे। पहला वाला देखिए एक्सरे है, और दूसरा वाला आपका माइक्रोवेव्स है। एक यूजेस की बात करना, एक्सरे होता है डायग्नोस्टिक टूल की तरह मेडिसिन में, और दूसरा माइक्रोवेव थी तो राडार सिस्टम के लिए। कई बार हम लोग लिख चुके हैं, जो आप इसका एप्लीकेशन आसानी से लिख देंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर से पकड़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ ईएम रेडिएशन विच आर यूज्ड इन डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स। तो इसके लिए आप समझ गए होंगे, गामा रेज कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के काम में आता है। कॉज स्टेनिंग ऑफ स्किन, यूवी रेज। उसके बाद मेंटेन द अर्थ वार्मथ, अर्थ वार्मथ करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये इसके काम में आता है। बाकी क्या लिखा है, राइट ब्रीफली ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी वन ऑफ दीज वेव्स। अब इनके मेथड को भी आप याद कर लीजिए, और उस किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड इन राडार एंड आई सर्जरी। तो राडार सिस्टम में यूज करते हैं हम लोग माइक्रोवेव, और फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी हो जाती है 3 × 10⁸ हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रेंज। नंबर 2 की बात करते हैं, आई सर्जरी के लिए अल्ट्रावायलेट। पहले तो आप पहचानो कौन सी है, यही नहीं जान पाए तो रेंज क्या लिखेंगे, 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻16 हर्ट्ज तक।
तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी आपको, जिससे आप इनको लिख पाएँ अच्छे से। तो ये टेबल से बना दी, इस तरह से इसको पकड़ सकते हैं आप। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज सुटेबल फॉर राडार सिस्टम। आप समझ गए होंगे, ये माइक्रोवेव की चर्चा चल रही है। और दूसरा क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डमिंग ए बैटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका एक्सरे हो गई। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को एकदम से रोकते हैं मेटल पे मार के, तो आपकी एक्सरे बन जाती है। तो ये कहानी है। तो ये दोनों माइक्रोवेव और एक्सरे आप नोट। क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है नेम द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज सुटेबल फॉर राडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो आप ये समझ गए होंगे, ये माइक्रोवेव है, कितनी जगह पूछी जा रही है। दूसरा क्या है, यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, infrared radiations used as a diagnostic tool in medicine, X-ray. Write in brief how these waves can be produced. ये आप याद कर लें, कैसे इनका प्रोडक्शन होता है, वो आपको लिखते बनेगा। तो ये नोट कर लीजिए। हाँ, गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द टू लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम 8000 एंगस्ट्रॉम ट्रेवलिंग इन वैक्यूम। देखिए, जब भी वैक्यूम में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी, उन सबकी स्पीड सेम होती है। तो ऑल EM वेव्स ट्रेवलिंग या मूविंग इन वैक्यूम have same speed, which is speed of light in vacuum मीटर पर सेकेंड। और अलग अलग अगर मीडियम में चलेंगी, देखिए वैक्यूम में अगर चल रही हैं तो वैक्यूम में चल रही तो सेम स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है, लेकिन अगर किसी मीडियम में है तो फर्क हो जाएंगी। मान लीजिए हमने ले लिया एक ग्लास का मीडियम, तो लाइट का स्पीड उस ग्लास में कितना है, ये अलग कहानी हो जाएगी, है ना, लाइट के लिए। और इसी तरीके से आप अलग अलग का निकाल सकते हैं क्या क्या स्पीड आपको मिल रही है। तो उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। ये पूरा देखिए PYQs खत्म होते हैं, नोट कर लीजिए, मैं हटता हूं। तो उम्मीद है बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको अरविंद सर की मेहनत पसंद आई और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर फिजिक्स के डिटेल्ड कॉन्सेप्ट सुपर इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। बहुत से बच्चे इससे बेनिफिट उठा सके हैं, आप भी जरूर उठा रहे होंगे। अगर वीडियो ज्यादा अच्छा लगे, आपको लगे कि वाकई काम का वीडियो था, तो अपने किसी एक दोस्त को जरूर शेयर कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे किसी अगले दूसरे वीडियो में, जहां पर मैं अगेन आपके लिए फिजिक्स डिटेल्ड एंड इजी लैंग्वेज में फिजिक्स बना के आपके साथ लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।